कुछ वादे हम भूल भी जाते हैं। हर नस्ल को दो तोहफे मिलते हैं, वक्त और सच। वक्त का इस्तेमाल किस्मत तय करता है आपकी, और सच को संभालना इज्जत तय करता है। हमारी नस्ल के पास इल्म है, मगर दनाई हाथों से फिसलती जा रही है। अदारों की गवर्नेंस से पहले आइए अपनी ज़ात की गवर्नेंस की बात करते हैं। इफ़ वी कांट गवर्न द सेल्फ, हाउ विल वी गवर्न अ सिस्टम? वेयर वी स्टैंड, लेट्स सी। जनूबी एशिया की अगर हम बात करें, सार्क रीजन की बात करें, इंसानियत का तकरीबन चौथाई हिस्सा यहाँ पे रहता है, मगर करोड़ों पढ़े लिखे बेरोज़गार और करोड़ों इंसाफ और इज़्ज़त नफ्स के बगैर महंगाई तनख्वाहों से तेज़ और करप्शन उम्मीद से भी तेज़ खा रही है। द फादर डजंट चेंज बट द टाइम्स डू, येट आवर सिस्टम हैव रिमेन्ड फ्रोजन इन टाइम। हाँ, गवर्नेंस एक पुराने पंखे की तरह है, चलता है मगर हवा नहीं देता। यूं जैसे सवारियों से भरी बस मगर ड्राइवर नहीं है। इलाज से पहले तशख़ीस ज़रूरी है, जिस खराबी को मानते ही नहीं उसे ठीक कैसे करेंगे? इफ़ रूल्स आर रिटन बट नॉट रिस्पेक्टेड, आर वी रूल्ड बाय लॉ और बाय लक? थिंक अबाउट इट। द यूथ डायलेमा। हमारी नौजवान नस्ल डिजिटल है मगर बेसिम्मत। घंटों स्क्रॉल करती रहती मगर चंद मिनट तवज्जो बरकरार नहीं रख पाती। ऑनलाइन इंसाफ की बात मगर ऑफलाइन सच से झिझक। द रोड टू नोवेयर इज़ क्राउडेड। ग्रेजुएट 50 जगह CV भेजता है, जवाब नहीं। दूसरा कम हुनरमंद मगर लिंक्स वाला होता है, मुंतखब हो जाता है। सलाहियत आम है, मौका कम। ये किस्मत नहीं, गवर्नेंस की नाकामी है। जब मेहनत सफारत से हार जाए तो क्या होता है? तो आप ज़रा मुझे बताना चाहेंगे कि मेन ड्राइवर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा पुअर गवर्नेंस। और टैलेंट ऑलवेज विन्स इन फेयर सिस्टम्स, ये बताएं ठीक है? ट्रू या फॉल्स बताएं। टैलेंट ऑलवेज विन्स इन फेयर सिस्टम्स, यस ट्रू। नेक्स्ट सेगमेंट, सेल्फ गवर्नेंस बिफोर सिस्टम गवर्नेंस। खुद ही आईना है और निज़ाम इसकी झलक। आईना टूटे तस्वीर बिखर जाती है। दरख्त की जड़ें नज़र नहीं आती मगर सब कुछ उन्हीं पर कायम है। इंसाफ की जड़ बताऊं, बाहर की बदअनवानी अंदर की बेतरतीबी से शुरू होती है। खुद नज़म इख्तियार नहीं, इंसाफ की जड़ है। एक का आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। बताएं, गवर्नेंस स्टार्ट्स फ्रॉम, कहाँ से शुरू होती गवर्नेंस? जी सेल्फ से शुरू होती है। और बताएं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। पर्सनल एथिक्स एंड पब्लिक गवर्नेंस आर अनरिलेटेड, ये बताएं ट्रू है या फॉल्स? पर्सनल एथिक्स एंड पब्लिक गवर्नेंस आर अनरिलेटेड। फॉल्स। ज़ाती खलाकियात और जो गवर्नेंस है वो एक दूसरे से लिंक है भाई, चोली दामन का साथ है। इफ़ आई कांट लीड माई टाइम, हाउ विल आई लीड माई टीम? थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट सेगमेंट, द वेब ऑफ वीकनेस। अदारे चालाकी को इनाम, ईमानदारी को सजा देते हैं। यूनिवर्सिटियाँ नंबर सिखाती हैं, सवाल नहीं। फैमिलियाँ अतात बढ़ाती हैं, तख्लीक नहीं। और हम पूछते हैं तरक्की क्यों नहीं? जैसा बीज वैसा फल। आज का लकन करने वाला कल का मैनेजर बनता है, फिर जाली खातों पर दस्तखत करता है और स्कैंडल बन जाता है। ये नाकामी कानून के आने से पहले शुरू हो चुकी थी। क्या हम अमानत को एक मजमून समझते हैं या सिर्फ चाल? चलें 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, छोटा सा क्विज कर लेते हैं। व्हाट ब्रेक्स फर्स्ट इन वीक गवर्नेंस? कमेंट्स में इसका आंसर लिखें। नंबर 2, करप्शन स्टार्ट्स इन डैश डैश। करप्शन कहाँ से शुरू होती है, इसका भी जवाब कमेंट्स में दें। नेक्स्ट सेगमेंट, द होप द रीलर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। द होप रीलर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। जो तालिब इल्म सोशल मीडिया की बजाय किताब खोलता है, ये भी गवर्नेंस है।
जो उस्ताद इंसाफ से नंबर देता है ये भी गवर्नेंस है। जो अफसर रिश्वत ठुकराता है ये भी गवर्नेंस है। गवर्नेंस ओहदा नहीं, आदत है, हैबिट है। बिल्कुल सूरज निकलने जैसा, आहिस्ता, खामोश मगर यकीनी। यह हिस्सा सिम्मत देता है गवर्नेंस सिर्फ हुकूमत नहीं, रोज़ाना की आदत है। एक्ट 2 में ढांचा सीखेंगे, एक्ट 3 में एनरॉन की कहानी, एक्ट 4 में एआई और ईएसजी के साथ मुस्तकबिल, और एक्ट 5 में हम अमली लाहे अमल तय करेंगे। चलें 2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, इसका भी आंसर आप कमेंट्स में दें, वरना हम नेक्स्ट एपिसोड में तो देंगे, नेक्स्ट मुलाकात में जो आपके साथ होगी। गवर्नेंस इज़ मोस्टली अबाउट, बताएं किसके मुतालिक है। और दूसरा मुझे ट्रू और फॉल्स बताएं। यूथ कैन रीबिल्ड गवर्नेंस थ्रू डेली डिसिप्लिन, ये बताएं ट्रू है या फॉल्स। ये मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक है गवर्नेंस फॉर ऑल, फ्रॉम स्टूडेंट टू लीडर। अब हम शुरू करते हैं इसका एक्ट 2, गवर्नेंस फ्रॉम ट्रैफिक टू ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज़ गवर्नेंस? गवर्नेंस उस तरीके का नाम है जिससे ताकत इस्तेमाल होती है, फैसले किए जाते हैं और जवाबदेही यकीनी बनाई जाती है। ये एक कुतुबनमा की तरह कौमों को तूफ़ान में भटकने से बचाता है। जनूबी एशिया, जिसकी आबादी तकरीबन 2 अरब के करीब है, तरक्की और इंतशार के संगम पर खड़ा है। जब गवर्नेंस दुरुस्त हो तो शहरी चैन से सोते हैं, जब नाकाम हो तो ताकतवर कौमें भी लर्ज जाती हैं। गवर्नेंस माशरे की पोशीदा ट्रैफिक लाइट है, ऑक्सीजन की तरह नज़र नहीं आती मगर ज़िंदगी इस पर कायम है। हमें सबसे करीब की रोशनी दुरुस्त करनी है, अब नहीं चल सकता। वी मस्ट फिक्स द नियरेस्ट लाइट फर्स्ट, कांट कंटिन्यू। बदअनवानी को सिर्फ मजबूत निज़ाम ही काटते हैं, ये आपको पता है। अब 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दें मुझे, अगर ये मेरी बात आपके समझ में आई है कि गवर्नेंस इंश्योर्स, बताएं गवर्नेंस किस चीज़ को इंश्योर करती है? फियर, अकाउंटेबिलिटी, सी साइलेंस, या डी पॉलिटिक्स। अब दूसरा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। गुड गवर्नेंस इज मोस्ट विजिबल व्हेन इट फेल्स, ये बताएं ट्रू है या फॉल्स। गवर्नेंस इज सो सेंट्रल, व्हाई डू ऑनेस्ट पीपल स्टिल लूज? बाय द वे, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? उस निज़ाम को कहते हैं जिससे कंपनी को चलाया और कंट्रोल किया जाता है। ये बोर्ड, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, ऑडिटर्स और माशरे के हकूक़ और जिम्मेदारियों में तवाज़ुन पैदा करती है। मजबूत गवर्नेंस इज इक्वल टू वाज़े किरदार, हकीकी जवाबदेही और हर वक्त शफाफियत। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो जो बोर्ड है, जैसे आपका पीसीबी है, ये ऑनर है, और जो कोच होगा वो मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है उसको सीईओ समझ लें, फैंस को शेयर होल्डर्स समझ लें, और अंपायर्स को ऑडिटर्स। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप्स को देखता है। भारत, जिसकी आबादी तकरीबन 1.5 अरब के करीब हो चुकी है, वहाँ पे ऑडिटर वाकई आज़ाद हों, वहाँ सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। अच्छे रिलेशनशिप के बगैर मजबूत कंपनी नहीं बनती। अगर खेल जीतना है तो अंपायर का एहतराम करो, उनसे दोस्ती रखो, डंडे से वाकफियत क्यों? अब मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर दें, एक छोटा सा क्विज। अंपायर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज, कौन होता है जो अंपायर है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होता है? ए ऑप्शन सीईओ, बी ऑप्शन ऑडिटर, सी ऑप्शन इन्वेस्टर, और डी ऑप्शन चेयरमैन। बताएं। नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्विज कर रहे हैं आपसे। ट्रांसपेरेंसी इज ऑप्शनल इन बिजनेस, बताएं ये ट्रू है या फॉल्स। इफ रूल्स आर क्लियर, व्हाई डू मार्केट स्टिल क्रैश? आखिर क्यों? हु रेगुलेट्स? हर मुल्क के अंदर रेफरी होते हैं मगर मकसद एक ही, अवाम का एतमाद। भारत तकरीबन 1.43 अरब, 1 अरब 43 करोड़ का है। बांग्लादेश में 17 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी है, और बैंक, बांग्लादेश का बैंक और बांग्लादेश सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो उसको रेगुलेट कर रहा है, कंपनीज को।
पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के करीब है और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं चीज़ों को। रेगुलेटर्स कवायद बनाते हैं, उन पर अमल करवाते हैं और सरमायाकारों की हिफाजत करते हैं। ये 3 काम हैं। अगर पहरेदार सो जाएं तो चोर रास्ता निकाल लेता है। अगर निगहबान जागता रहे तो हमले खाली जाते हैं। अब छोटा सा क्विज़, 2 क्वेश्चन मेरे भी, अब आप इसका आंसर दें डियर स्टूडेंट्स। कि रेगुलेटर्स एग्जिस्ट टू इंश्योर, रेगुलेटर्स किस लिए होते हैं, किस चीज़ को इंश्योर करते हैं? नंबर 1 पॉलिटिक्स, नंबर 2 फेयर प्ले, नंबर 3 पॉपुलैरिटी या नंबर डी प्रॉफिट। और दूसरा बताएं ट्रू और फॉल्स कि जो मार्केट्स हैं कैन रेगुलेट देमसेल्फ विदाउट ओवरसाइट, ट्रू या फॉल्स। बट क्वेश्चन क्या है, इफ वी हैव रेफरीज व्हाई डू स्कैंडल्स रिपीट? ये बार बार स्कैम क्यों होते हैं अगर हमारे पास रेफरी हैं? लॉज एंड कोड्स दैट मैटर, कानून हड्डियां हैं, गवर्नेंस वो रूह है जो उनमें जान डाल देती है। ऊंट के मुंह में जीरा, महज रस्मी अमल कभी इत्मीनान नहीं रखता। दूध का झला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाकर सरमायाकार सख्त कवानीन चाहते हैं। 2 सवालों के जवाब देते हैं जी। द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस इज, बताएं लॉज, नंबर बी पॉलिटिक्स, सी ऑप्शन पीआर और डी ऑप्शन पावर। और ट्रू फॉल्स का दूसरा क्वेश्चन, डिजिटल रिफॉर्म्स इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, बताएं डिजिटल रिफॉर्म्स इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रू है या फॉल्स? कमेंट्स में आंसर दें। लेकिन मेरा एक सवाल फिर, आखिर क्यों, ताकि हम अगले सेगमेंट्स की तरफ जाएं। इफ लॉज एग्जिस्ट व्हाई आर KPIs स्टिल वीक एंड फेवरेटिज्म स्ट्रॉन्ग? बाय द वे KPIs का मतलब यहाँ पे है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो अगर कानून मौजूद है तो फिर के ये जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये क्यों अभी भी कमज़ोर हैं और फेवरेटिज्म क्यों स्ट्रॉन्ग है? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाई गवर्नेंस मैटर्स। जब गवर्नेंस नाकाम होती है तो कीमत सबको चुकानी पड़ती है डियर स्टूडेंट्स। गरीब भूख से और अमीर खौफ से ये कीमत चुकाता है। श्रीलंका की आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख है। वो तब गिरा जब बद इंतजामी आमदन से बढ़ गई। सिंगापुर जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख है उभरा क्योंकि शफाफियत ने इत्मीनान पैदा किया। ये हमारे सामने मसाले हैं गवर्नेंस को लेके। तो गवर्नेंस मईशत की सीट बेल्ट है। मेहनत का फल मीठा होता है लेकिन सिर्फ मुनसिफाना बाग में। सौदा साफ दिल साफ, साफ लेन देन साफ साख बनाता है। अगर गवर्नेंस सो जाए तो बुरहान क्राइसिस जाग उठते हैं। चलें जी, 2 सवालों का जवाब आप फिर दें आप। वीक गवर्नेंस लीड्स टू, बताएं जो कमज़ोर हुकूमत होती है वो किस तरफ लेके जाती है? नंबर 1 स्टेबिलिटी की तरफ, नंबर 2 क्लैप्स की तरफ, नंबर 3 ग्रोथ की तरफ या नंबर 4 काम। और दूसरा सवाल जो मेरा ट्रू और फॉल्स पे होगा, आपको पता लग गया होगा कि ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स इकोनॉमिक ट्रस्ट। ये बताएं ये ट्रू है या फॉल्स कि शफाफियत जो है वो माशी एतमाद बनाती है। ये सच है या झूठ है? सवाल अब यहाँ पे आ जाता है, आखिर क्यों? कैन डिज़ाइन बीट पॉलिटिक्स? लेट्स टेस्ट इट अगेंस्ट हिस्ट्रीज टफेस्ट लेसन। उसमें इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। गवर्नेंस स्टाइल्स TPA, NPM, NPS and AI. TPM means traditional public administration. NPM mean new public management. NPS mean new public service. पब्लिक सेक्टर जब अरूज पे था हमारे पास। एक सदी तक 3 अंदाज़ों ने सरकारी निज़म चलाया, TPA, NPM और NPS। हर एक मजबूत मगर अकेले नाकाफ़ी। TPA की बात कर लेते हैं।
ये असूल दर्जाबंदी, नज़म, ब्यूरोक्रेसी गोया लोहे का पिंजरा समझ लें। NPM कारकर्दगी, मुकाबला, KPIs हुकूमत बतौर कारोबार। NPS स्टाइल ऑफ गवर्नेंस शहरी शमूलियत, अखलाकियात, खिदमत, हुकूमत बतौर कम्युनिटी। आज जब अरबों लोग डिजिटल निज़ामों के तहत हैं तो चौथा अंदाज उभर रहा है, AI पर मबनी गवर्नेंस। AI इंसान की जगह नहीं लेती, ये बसीरत बढ़ाती है, पैटर्न वाज़े करती है और जवाबदेही तेज़ करती है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, मगर याद रहे ज़रूरत ईजाद की माँ है। AI वहाँ लाएं जहाँ हकीकी मसला हल हो। अंधेर नगरी चौपट राज ये हमें ख़बरदार करती है कि अखलाक के बग़ैर ऑटोमेशन अफरा तफरी बन जाती है। AI और TPA को मिलाएं तो तरीक़ेकार खुदकार और सुर्ख फितह कम होगा। AI को NPM के गवर्नेंस स्टाइल के साथ मर्ज करें तो KPIs दुरुस्त, फ्रॉड की निशानदही हो जाएगी। AI को हम NPS न्यू पब्लिक सर्विस के साथ कंबाइन करें, इंटीग्रेट करें तो अवामी डैशबोर्ड शमूलियत में इजाफा बशर्ते के डिजिटल खला पूर किया जाए। अब मेरे सवालों के जवाब दे दें भाई, एक छोटा सा क्विज़। विच अप्रोच ब्लेंड्स एथिक्स विद डेटा एट स्केल? कौन सी अप्रोच जो ब्लेंड करती है एथिक्स को विद डेटा एट स्केल? TPA नंबर 1, नंबर 2 NPM, नंबर 3 NPS या नंबर 4 AI गवर्नेंस? ट्रू एंड फॉल्स का बताएं जी। AI शुड ऑलवेज रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट, ये बात ठीक है या गलत है, आपने बताना है मुझे। AI इज द मिरर दैट नेवर, बताएं क्या होता है डैश, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। AI इज द मिरर दैट नेवर डैश, आप कर सकते हैं ये, इसको फिल इन द ब्लैंक्स। एक्ट 3 की बात कर लेते हैं। द राइज, ड्रीम एंड री रेगुलेशन 1985 till 2000 टाइमलाइन। सेगमेंट 1, हर बड़ी सल्तनत एक ख्वाब से शुरू होती है। एनरॉन का ख्वाब था कि वो दुनिया को तवानाई से रोशन करे और बिजली को सोने की तरह खरीदो फरोख्त करे। ह्यूस्टन टेक्सास में केनेथ ले ने 2 कंपनियों ह्यूस्टन नेचुरल गैस एंड इंटर नॉर्थ उनको मिलाकर एनरॉन की बुनियाद रखी। कवानीन में नरमी एक नए सूरज की तरह तलू हुई जिसने कंपनी को आज़ादाना तवानाई खरीदने और बेचने की इजाज़त दी। एनरॉन ने तेज़ी से तरक्की की, पाइपलाइनें बनाई, बिजली घर लगाए और एतमाद हासिल किया। 1990 की दहाई के आखिर तक एनरॉन अमेरिका की 7वीं बड़ी कंपनी बन चुकी थी। 20,000 मुलाजमीन थे और तकरीबन $100 अरब की आमदनी के साथ। बट बिहाइंड एवरी ग्लोइंग बल्ब देयर कैन बी अ हिडन शैडो। बात समझिए, समझ गए तो बताएं। एनरॉन एक रॉकेट बन गया, परवाज़ में खूबसूरत मगर साख्त में कमज़ोर। जैसे टूटी डोर वाली पतंग ऊंची उड़ती है मगर उतरना नहीं जानती, वैसे ही एनरॉन भी बेसिम्मत उड़ता गया। सन, इफ द स्प्रिंग इज वीक इवन द ब्रीज टर्न्स अगेंस्ट यू। इंटेंशंस इज नॉट प्योर इवन प्रोग्रेस बिकम्स डिसेप्शन। एक तालिब इल्म हर इम्तिहान में नंबर तो पूरे ले मगर नकल से, कागज़ पर कामयाबी हकीकत में यस धोखा। That was Enron, a system designed to win, not to lost. यही एनरॉन था, जीतने के लिए बनाया गया निज़ाम, चलने के लिए नहीं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जनूबी एशिया में भी हम फौरी कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, ओवरनाइट चेंजेस, अखलाकियात और निज़ाम को भूल जाते हैं। एनरॉन से सीखने का फ़ायदा यह है कि शफाफियत मगरबी नहीं, अक्लमंदी है। पाकिस्तान की 241 मिलियन की आबादी, इंडिया की 1 करोड़ 44 करोड़ की आबादी, बांग्लादेश की 17 करोड़ 60 लाख की आबादी, श्रीलंका की 22 मिलियन की आबादी, ऑल फेस द सेम गवर्नेंस टेस्ट, ऑनेस्टी वर्सेस इल्यूजन। सब एक ही इम्तिहान में हैं, सच्चाई या दिखावा। तो मेरा फिर आपसे क्वेश्चन है, सो व्हाट हैपन्स व्हेन द नंबर बिगिन टू लाई? एक छोटा सा क्विज देंगे।
सिर्फ 1 मिनट का। बताएं कि एनरॉन वाज फाउंडेड इन विच सिटी। 4 ऑप्शन हैं, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो या वाशिंगटन। और दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि डीरेगुलेशन इन द यूएस एनर्जी सेक्टर अलाउड एनरॉन टू 1 ट्रेड एनर्जी फ्रीली, कि आज़ादाना तजारत कर सकते हैं एनर्जी की, अवॉइड टैक्सेस, टैक्सेस को बचा सकते हैं, दूसरी ऑप्शन। तीसरी, हायर मोर ऑडिटर्स, जो आप ऑडिटर्स हैं जो आपके ऑडिट या रिकॉर्ड्स देखते हैं उनको हायर कर सकते हैं जो बाहर से लोग हैं, या बाय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। बताएं जी, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछ लेते हैं। एनरॉन बिकेम अमेरिकाज लार्जेस्ट कंपनी इन द 1980s। ये ठीक है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स? एक और क्वेश्चन, मैं वैसे 2 पूछ रहा होता था लेकिन एक क्वेश्चन और। व्हाट वाज एनरॉन्स मेन प्रॉमिस? नंबर 1, क्या था उसका मेन वादा, क्या था? कि वो सेल करेगा ऑयल, नंबर 1। नंबर 2, टू ट्रेड एनर्जी लाइक स्टॉक्स, शेयर्स की तरह एनर्जी बेचेगा, तवानाई बेचेगा। या तीसरी ऑप्शन, टू प्रोड्यूस वेपन्स, असलहा बनाएगा, या टू सेल रियल एस्टेट। अब एक और क्वेश्चन, आखिर क्यों? It's a suspense for you. If a company can fake profits, can a student fake learning? Dear students, specifically for you. हर सवाल एक बेकाबू कामयाबी से शुरू होता है। एनरॉन का अरूज सिखाता है कि गवर्नेंस के बगैर तरक्की हवा में जलती हुई शमा है। अगले हिस्से में देखेंगे कि किस तरह आदाब झूठ बन गए और गवर्नेंस धुएं और आइनों के पीछे छुप गई। Act 3, Segment 2, The Illusion, Tricks and Deception, 1997 to 2001। ये 4 साल बहुत ही हलाकत अंगेज़ और बड़े ड्रामेटिक होने वाले हैं। दयानत के बगैर कामयाबी ऐसी इमारत है जिसकी बुनियाद नहीं। ये हमने अपने स्कूल में टीचर्स से भी सुना था और किताबों में भी पढ़ा है। ऊंची तो है मगर लरजती हुई। एनरॉन के रहनुमाओं ने तरक्की जारी रखनी चाहिए चाहे हकीकी मुनाफा रुक गया था। उन्होंने तख्लीकी अकाउंटिंग ईजाद की, एक खूबसूरत नाम एक पचीदा धोखे के लिए। उनका सबसे पसंदीदा हुनर था मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, मुस्तकबिल के मुनाफे को ऐसे ज़ाहिर करना जैसे आज हासिल हो गया हो। कागज़ों पर वो अमीर लगते थे जबकि हकीकत में उनका सरमाया खुश्क हो चुका था। एक और चाल, SPE, स्पेशल पर्पस एंटिटीज़, यानी जाली झेली कंपनियां जो कर्ज छुपाने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने स्प्रेडशीट्स पर आसमान छूने वाली इमारतें बनाई। वैसे उन्होंने फ्रेब को जिद्दत का नाम दिया। इफ़ यू प्ले गेम्स विद नंबर्स योर कॉन्शियंस विल लूज व्हेन लाइज वियर द क्लॉथ्स ऑफ ट्रुथ दे आर स्टिल नेकेड इन द एंड। आंखों में धूल झोंकना हो गया था, फूलों में छुपा कांटा था एनरॉन। स्टूडेंट्स एंड लीडर्स कुछ और मिसालें देते हैं। सोचें, एक तालिब इल्म सिर्फ एक नंबर बदल दे ताकि ग्रेड A आ जाए। वक्ती फ़ख्र के लिए एक गलत कदम मगर ज़िंदगी भर की शर्मिंदगी। एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इफ़ यू कुड हाइड योर मिस्टेक्स एंड लुक परफेक्ट, वुड यू? इफ़ यू कुड हाइड योर मिस्टेक्स एंड लुक परफेक्ट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वुड यू? अब बात कर लेते हैं कि साउथ एशिया रीजन और सार्क के जो गरीब मुल्क हैं उनके लिए ये एनरॉन का केस क्यों मैटर करता है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में करप्शन अक्सर कागज़ों के पीछे छुपती है, बंदूकों के नहीं। झूठे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, बढ़े हुए बजट, जाली ऑडिट, ये सब हमारे इलाके के एनरॉन के रिश्तेदार हैं। नौजवानों के लिए सबक है कि सिर्फ नंबर मत गिनो, करदार को भी गिनो, क्योंकि हर बेईमान कामयाबी एक ताख़ीर शुदा नाकामी बनती है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए फिर क्विज़। रिफ्लेक्टिव पॉज तो लेना चाहिए ना बेटा, रुकना तो चाहिए। पहला क्वेश्चन MCQs हैं जी। बताएं कि व्हाट डज मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मीन। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? नंबर 1, रिकॉर्डिंग फ्यूचर प्रॉफिट्स एट टुडेज इनकम। नंबर 2, सेलिंग एसेट्स एट डिस्काउंट। नंबर 3, पेइंग हायर टैक्सेस। नंबर 4, एडजस्टिंग पास्ट लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 2,
What was the purpose of SPEs? Number 1, to reduce paperwork. Number 2, to hide debt. Number 3, to increase staff. Number 4, to protect environment. एक ट्रू एंड फॉल्स का भी क्वेश्चन बताएं. एनरॉन्स क्रिएटिव अकाउंटिंग वाज लीगल बट अनएथिकल. ये बात सही है या गलत, ये आपने बताना है, ट्रू और फॉल्स. एनरॉन्स क्रिएटिव अकाउंटिंग वाज लीगल बट अनएथिकल. एक और क्वेश्चन वो स्किप हो गया था कि व्हाट मॉरल लेसन कैन वी लर्न. कौन सा अखलाकी मैसेज हम हासिल कर सकते हैं कि ग्रोथ, नंबर 1, ग्रोथ विदाउट एथिक्स कोलैप्सेस. Number 2, hide truth for stability. Number 3, blame competitors. Number 4, avoid transparency. मेरी बात फिर एक सुन लें, इसमें थोड़ा सस्पेंस ज़रूर है लेकिन आप बताएंगे. If tomorrow your company asked you to adjust the numbers, what would you do? अब कुछ और रिफ्लेक्शन एनरॉन स्कैंडल की, स्कैम की बता दें. $100 बिलियन का गबन. एनरॉन ने सिर्फ सरमायाकारों से नहीं, अपने आप से भी झूठ बोला. झूठ दीमक की तरह होता है, खामोश मगर अदारों की लकड़ी को खोखला कर देता है. इफ ट्रुथ इज बिटर इट्स स्टिल द ओनली मेडिसिन. गवर्नेंस अदात के बारे में नहीं बल्कि अदात में दयानत के बारे में है. एनरॉन का फ्रेब सिखाता है कि शफाफियत स्कैंडल से कहीं सस्ती है. नेक्स्ट पार्ट, एक्ट 3, सेगमेंट 3, The collapse from profit to prison. 2001. The collapse, गिरना, तबाही, from profit to prison. 2001 में एनरॉन की चमकती हुई इमारत हिलने लगी. जो बाहर से कामयाबी दिखाई देती थी वो अंदर से खोखली थी. अदादो शुमार मेल नहीं खाते थे, हसाबात बराबर नहीं आते थे और सच छुपाने के लिए कि बहुत भारी हो गया था. सच छुपाना बहुत भारी हो गया था. बर्डनसम, बहादुर मुलाजमा. शेरॉन वॉटकिंस ने सीईओ को नोट लिखा कि एनरॉन शायद अकाउंटिंग स्कैंडल्स की लहर में तबाह हो जाए. उसकी हिम्मत को सलाम. उसकी हिम्मत खौफ से भरे कमरे में सच्चाई की एक चंगारी बन गई. आपसे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वुड यू डेयर टू स्पीक इफ साइलेंस पेड योर सैलरी? Would you dare to speak if silence paid your salary? मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं. कमेंट्स में बताएं, क्लास में बताएं, लाइव सेशन में बताएं. The collapse unfolds. तबाही आश्कार होती है. अक्टूबर 2001, टाइमलाइन बताता जाता हूँ. एनरॉन ने भारी नुकसान जाहिर किया. दिसंबर 2001 एनरॉन ने दिवालिया होने का ऐलान किया. उसके शेयर $90 से गिरकर 26 सेंट रह गए और 20,000 नौकरियां ख़त्म हो गई. एनरॉन का ताकतवर जहाज़ तूफान में नहीं बल्कि पुरसकून पानियों में डूब गया. उसे लहरों ने ही, अपने ही जहाज़ की दरारों ने गर्क किया. सन, when a man deceives himself, even God stops helping. He who buries the truth eventually gets buried by it. उर्दू में भी बात कर लेते हैं. ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया और जो बोया वही काटा. प्रॉफिट से प्रिजन की तरफ जा रहे हैं. द आफ्टरमैथ, हुआ क्या? गिरने के बाद हुआ क्या? सीईओ जेफ स्किलिंग ने इस्तीफा दिया. कैनेथ ले अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ. आर्थर एंडरसन जो इनका ऑडिटर था, जो ऑडिटिंग की बड़ी कंपनी थी, एनरॉन के कागजात तलब करते पकड़ी गई, सबूत मटाए और 2002 में तो वो भी तबाह हो गया और उसके भी 26,000 एम्प्लॉयज़ बेरोज़गार हो गए. क्विज़, चलें ये बताएं अभी तक जो हमने अभी ये किया सेक्शन जो कवर किया कि व्हेन डिड एनरॉन फाइल फॉर बैंकरप्सी? 1998 पहली चॉइस, दूसरी ऑप्शन 2000, तीसरी ऑप्शन 2001 और चौथी ऑप्शन 2003. कब फाइल किया एनरॉन ने कि हमें दिवालिया करार दे दिया जाए? हम तो गए, हमारे कर्जा जात जो हैं वो हमारे असासों से कहीं दूर निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं. इफ़ ट्रुथ कॉस्ट यू कंफर्ट, आर यू स्टिल विलिंग टू पे?
क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी ज़िंदगियों से, हमारी सोसाइटी से, हमारी फैमिली से, हमारी नेशन से, इंटरनेशनली जुड़ा हुआ है। किसी ने क्या कहा है कि जब दरख्त गिरता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन में भी आता है, तो वो सिर्फ खुद नहीं टूटता, अपने आसपास के जंगल को भी नुकसान पहुंचाता है। एनरॉन किसी एक कंपनी का सानिया नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक इंतबाह था, वार्निंग थी, अलर्ट था। रिस्पेक्ट गेन थ्रू डिसेप्शन ऑलवेज एंड्स इन डिसग्रेस। इफ द वाटर इज नॉट क्लीन, इवन द रिफ्लेक्शन लुक्स डर्टी। फूल से खुशबू छिन जाना ये हो जाता है, और महल रेत पर बनाना ये हुआ था। क्विकली टेकअवेज देखते हैं जी। गवर्नेंस का मकसद जवाल को रोकना नहीं, बल्कि इससे पहले मजबूती पैदा करना है। जनूबी एशिया के लिए एनरॉन की कहानी अजनबी नहीं, जानी पहचानी है। सवाल यह है कि हम सीखेंगे या दोहराएंगे। उसके बाद भी हम लोग बात करने जा रहे हैं, इंडिया का भी एनरॉन हुआ था 2009 में, इसका मतलब नहीं सीखा गया था। वर्ल्ड कॉम उससे पहले उसका स्कैंडल हुआ, और पाकिस्तान के भी स्कैंडल देखेंगे, बांग्लादेश के भी देखेंगे। हमें इस रीजन के साथ जो है वो प्यार भी है और इसके साथ इंटरेस्ट भी है। एनरॉन शेयर प्राइस ड्रॉप फ्रॉम $90 टू लेस देन $1, ट्रू और फॉल्स, ये बताएंगे आप। क्वेश्चन 2, हु एक्सपोज द एनरॉन स्कैंडल्स इंटरनली। अंदर से किसने को आश्कार किया कि स्कैम होने वाला है? केनेथ ले, जेफ स्किलिंग, शरॉन वॉटकिंस या ऑर्थर एंडरसन? और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड ऑर्थर एंडरसन? उसके 26,000 मुलाजमीन भी उसके साथ डूब गए, और उसका भी सारा का सारा 2002 में अदारा भी तबाह हो गया। किसने डिस्ट्रॉय किया? नंबर 1 कंपटीशन ने, नंबर 2 लॉस ऑफ क्लाइंट्स ने, नंबर 3 श्रेडिंग एविडेंस ने, या नंबर 4 टैक्स एविजन ने? द वॉच डॉग ऑडिटर्स हु लुक्ड अवे। सरफे नज़र बरता ऑडिटर्स ने, जिनका काम था चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब एनरॉन की सल्तनत टूटने लगी, ये नेक्स्ट सेगमेंट में आ गया हूँ, तो दुनिया ने उन लोगों की तरफ देखा जो सच के नेगेवान समझे जाते थे, ऑडिटर्स। ऑर्थर एंडरसन जो दुनिया की 5 बड़ी ऑडिटिंग कंपनियों में से एक थी, एनरॉन के हिसाबात की तस्दीक के लिए लाखों डॉलर लेती थी। खतरे की घंटी बजाने की बजाय उन्होंने बिल भेजना जारी रखा। What happens when the watchdog joins the thief? The ethical breakdown. एंडरसन का अंदरूनी कल्चर गाहक से वफादारी पर बना था, सच से नहीं। मुलाजमीन को साख खोने से ज़्यादा मुआहदे खोने का खौफ था। जब तहकीकात शुरू हुई तो हज़ारों एनरॉन के कागजात तलफ कर दिए गए, सच मिटा दिया गया। एंडरसन का लाइसेंस मनसूख हुआ। दुनिया भर में 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। निगहबान ही भेड़िया बन गया। जैसे डॉक्टर मरीज की बीमारी छुपा दे, वैसे ही उन्होंने एनरॉन के खाते छुपाए। Son, when your intention is corrupt, even your weighing scale becomes dishonest. The God himself turns thief. What good is the lock? Arthur Anderson? Auditors? मेरे स्टूडेंट्स और बाकी लोगों के लिए भी मैसेज है कि अमली ज़िंदगी में हम सब किसी न किसी तरह ऑडिटर होते हैं, वॉच डॉग होते हैं, अपने काम, अपनी दयानत और अपने ज़मीर का हिसाब लेने वाले। मगर जब हम गलत को जायज़ करार देते हैं तो हम अपनी कहानी के ऑर्थर एंडरसन बन जाते हैं। बनना चाहेंगे? और ऑडिट एक अदात का नहीं, हिम्मत का इम्तिहान है। वुड यू साइन योर नेम अंडर अ लाई? बताएं। सस्पेंस हो गया ना? वुड यू साइन योर नेम अंडर अ लाई? साउथ एशिया, तुम्हारे साथ इसका क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश में कई स्कैंडल्स में यही पैटर्न नज़र आता है। खामोशी को इनाम, सच को सज़ा। वाह! चाहे जाली टेंडर हो, कमज़ोर ऑडिट हो या सियासी मदाखलत, आंखें बंद करने की कीमत कौमी बदइतमादी है। गवर्नेंस वहाँ नाकाम होती है जहाँ ज़मीर सो जाता है और खराटे लेता है। एक
क्विज, एक पॉज की मुझे एक पॉज मिल जाएगा, एक क्विज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट कॉज ऑर्थर एंडरसन्स कोलैप्स? ऑर्थर एंडरसन की तबाही की वजह क्या बनी? नंबर 1 मार्केट कंपटीशन, नंबर 2 लॉस ऑफ स्टाफ, नंबर 3 श्रेडिंग एविडेंस, नंबर 4 न्यू अकाउंटिंग रूल्स। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज एंडरसन्स बिगेस्ट एथिकल मिस्टेक? सबसे बड़ी अखलाकी गलती क्या थी? चार्जिंग लो फीस, लॉयल्टी टू क्लाइंट ओवर ट्रुथ, तीसरा हायरिंग अनट्रेन्ड स्टाफ, एंड नंबर 4 इग्नोरिंग डेडलाइंस। अब ट्रू एंड फॉल्स की भी बात कर लेते हैं। ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू देयर क्लाइंट्स, ये बात ठीक है या गलत है? बताएं। एक और क्वेश्चन, एमसीक्यूज, व्हाट्स द की वर्च्यू ऑफ एन एडिटर? नंबर 1 ओबीडियंस, नंबर 2 साइलेंस, नंबर 3 करेज, नंबर 4 प्रॉफिट। इन चारों में से बताएं कि की वर्च्यू ऑफ एन ऑडिटर क्या है। अब एक सस्पेंस, एक क्वेश्चन, इफ नो वन चेक्स द चेकर, who ensures justice? If no one checks the checker, who ensures justice? आप बताएंगे। सस्पेंस है। आईना जो मैल दिखाना छोड़ दे बेकार हो जाता है। यही बात ऑडिटर्स, उस्ताज़ा और रहनुमाओं पर भी लागू होती है। उनकी खामोशी करप्शन को जन्म देती है। ट्रुथ इज हार्ड टू स्पीक बट लाइज आर हार्डर टू कैरी। When silence helps injustice grow, silence itself becomes a crime. आस्तीन का सांप मत बने, चुप का रोजा ना रखें। ये कहानी सिखाती है कि एहतसाब मगरिब का नहीं, इंसानियत का असूल है। जनूबी एशिया के नौजवानों को ये सोच दोबारा ज़िंदा करनी है कि दयानत, ऑनेस्टी हर किरदार में ज़रूरी है, और आज की ये सबसे रेयर कमोडिटी बन गई है, चाहे वो तालिब इल्म हो, कारोबारी हो, ऑडिटर हो, कोई भी हो। सस्पेंस आपके लिए तल्ख हकीकत। बट कुड गवर्नेंस राइज अगेन फ्रॉम दीज एशेस? 2002 सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट, दुनिया ने इस तबाही के जवाब में एक नया कानून बना लिया। उसने ये तय किया कि कंपनियां रिपोर्ट्स कैसे दें, सीईओ कैसे तस्दीक करें और सच्चाई कैसे महफूज रखी जाए। एनरॉन के जवाल के बाद अमेरिका ने समझा कि कानून को लाले से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। सीधी सी बात है, यह तो होना था। 2002 सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट मंजूर किया गया। कॉर्पोरेट दयानतदारी के लिए एक संगे मील कानून की हैसियत रखता है। इसने लाजमी करार दिया कि सीईओ और सीएफओ खुद अपनी माली रिपोर्ट्स की तस्दीक करें। अब अकाउंट्स के पीछे छुपने का वक्त ख़त्म। एक नया अदारा बनाया गया, PCAOB, जो ऑडिटर्स की निगरानी करेगा। वॉच डॉग्स के ऊपर एक वॉच डॉग। अंदरूनी निगरानी कानून बन गई और दयानत बका बन गई। सार्बीन्स ऑक्सले एक्ट 2002 की झलक बता रहे हैं। यह कानून कंपनी के जिस्म के लिए नई मदाफती निज़ाम की तरह था, जो अखलाकी वायरस को पहचान कर फौरी ख़त्म करता है। A wound left unclean will always rot. चिराग तले अंधेरा होता है, आग लगने के बाद कुआं खोदता जाता है। मैं गवर्नेंस ऑफ द फ्यूचर की भी बात करूंगा। 20 साल बाद मसनूई जहानत नया ऑडिटर बन चुकी है, जो अरबों अंदराज चंद सेकंड में जानती है। मगर याद रखें, एआई बदनवानी पकड़ सकती है, ज़मीर नहीं जगा सकती। गवर्नेंस का अगला दौर एआई से मजबूत करदा अखलाकियात का है, जहां टेक्नोलॉजी सच को छुपाने नहीं करने में मदद देगी। जनूबी एशिया, जिसकी आबादी 1.8 अरब से ज़्यादा में गवर्नेंस की नाकामी का मतलब है ख्वाबों की ताख़ीर। ढाका के कारखानों से कराची के स्टार्टअप्स तक, दिल्ली के स्कूलों से कोलंबो के बैंकों तक, कमज़ोर गवर्नेंस हर जगह उम्मीद को मार देती है। सार्बीन्स ऑक्सले ने दुनिया को याद दिलाया कि निज़ाम अखलाकी आईने हैं, वही दिखाते हैं जो हम इजाज़त देते हैं। If the foundation is crooked, the roof can never stay straight. खुद को सुधार लो, दुनिया सुधर जाएगी। बोया दरख्त, खाया फल। यस, अब आप अगला स्टेप आ गया, क्विज। क्वेश्चन 1, व्हाट
year was Sarbanes-Oxley Act passed? Option number 1, 1999. Option number 2, 2000. Option number 3, 2002. And option 4, 2004. Question 2. What does PCAOB stand for? Number 1, Public Company Accounting Oversight Board. Private Company Audit Office Bureau. Option 3, Professional Compliance Authority of Business. Option 4, Public Compliance and Audit Office. Question number 3, what was the key demand of SOX, Sarbanes-Oxley Act? Number 1, CEO CFO certification. Number 2, new stock exchanges. Number 3, free trade zones. And number 4, government ownership. ट्रू एंड फॉल्स, इससे पहले कि सस्पेंस वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछें, ट्रू और फॉल्स, एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन एथिक्स इन गवर्नेंस। आप इससे एग्री करते हैं स्टेटमेंट से या नहीं, ये गलत है या सही है? अब सस्पेंस वाला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इफ टेक्नोलॉजी कैन कैच करप्शन, व्हाई कांट ह्यूमंस प्रिवेंट इट? ये सिर्फ पहला हिस्सा था एनरॉन की कहानी और जदीद कॉर्पोरेट ज़मीर की पैदाइश। अगले हिस्से में हम मशरक़ की तरफ बढ़ेंगे, वर्ल्ड कॉम। जनूबी एशिया में कानून की कमी नहीं है, अमल, नज़म और विजन की कमी है। अदारों को दुरुस्त करने से पहले हमें अपनी अखलाकियात दुरुस्त करनी होंगी। और इस सदी में एआई गवर्नेंस हमारा आला बन सकती है, मगर सिर्फ तब जब इंसानी गवर्नेंस हमारी रूह बने और रूह बनाएं। एनरॉन और एंडरसन की कहानियाँ सिखाती हैं कि कानून इतना ही मजबूत होता है जितना उसे मानने वाला इंसान। ज़रा तसव्वुर करें कि एक ऐसे पाकिस्तान का जहाँ ख़रीदारी के निज़ाम खुद मशकूक टेंडर्स को फ्लैग करें, यूनिवर्सिटी फंड्स रियल टाइम में ट्रैक हों और एआई डैशबोर्ड सिफारिश को होने से पहले पकड़ लें। बट फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन बट हु विल ट्रेन द कॉन्शियंस ऑफ द मशीन?